हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ जेबीज आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में कुछ कवर करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक विच वर देयर इन द न्यूज लास्ट ईयर एंड which are important for your prelims 2023. Clear? So let's begin with the series of international relations through maps. This is our 15th lecture, miscellaneous news. So what are the topics that we are going to cover in this session? So important topics जो हैं आपके, that is critical minerals and the new India Australia collaboration. Then India Antarctic Bill 2022, it is important for your prelims examination. और इसमें हम ये भी समझेंगे कि इंडिया की अंटार्कटिक के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. देन पार्कलैंड इशू. क्लियर? अब ये आइलैंड कहां पर है, मैपिंग, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे. देन ZAPAD एक्सरसाइज ऑफ 2021 इंपॉर्टेंट है. अब हम इस सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल मिनरल एंड न्यू इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन. तो अभी रिसेंटली मार्च में भी इसके बारे में न्यूज थी. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं. इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल minerals because these are at the risk of supply chain disruption. Clear? So ऑस्ट्रेलिया ने कितना कमिट किया? ऑस्ट्रेलिया कमिटेड $5.8 million to the 3 years इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. सबसे पहली चीज, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्लियर? तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, तो क्रिटिकल मिनरल्स मोस्टली लाइक ग्रेफाइट हो गया, जिन्हें बैटरी बनाने में हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया. क्लियर? देन कोबाल्ट हो गया. these are some critical minerals because these minerals are used for making EV batteries. These are rare earth. Okay, and इन minerals को use किया जाता है for making magnets and silicon. Clear everyone? So this is a these are some key minerals for making computer chips as well as solar panels also. समझ में आ रहा है? So they are the elements that are building blocks of essential day modern technologies and these are at the risk of supply chain disruption. Clear everyone? तो इसीलिए these minerals are now used everywhere from making mobile phones, computer, batteries, electric vehicles जो होते हैं, green technologies जैसे solar panels, okay, wind turbines, इन सभी चीजों के लिए इन्हें यूज किया जाता है. Clear everyone? So एरोस्पेस, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज है, ये पूरी तरीके से रिलाई करती हैं ऐसे ही कुछ मिनरल्स पर. क्यों? क्योंकि इन मिनरल्स को यूज करके हम फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स. क्लियर? तो अब एक चीज याद रखिए कि इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर और क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी बनाई थी इंडिया के लिए 2016 में. समझ में आ रहा है? और इस 2016 की स्ट्रेटजी में फोकस किस पर था कि इंडिया की जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, वो किस तरीके से पूरी की जाएंगी. क्लियर? तो अब इंडिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी क्या है? सो इंडियाज क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में 49 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है एंड दीज 49 मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर एवरीवन? इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्रिटिकल मिनरल? तो अभी मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंस क्या क्या है क्रिटिकल मिनरल्स की. सो लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हर जगह यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स, इन सभी चीजों में इन मिनरल्स का यूज किया जा रहा है. दीज आर सम इंपॉर्टेंस. समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंस इन्हीं चीजों के लिए है. हर जगह हम क्रिटिकल मिनरल्स का यूज कर रहे हैं. हमारी डिपेंडेंसी जो है इन मिनरल्स पे काफी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज these critical minerals, these critical resources are key to the ecosystem.
ओके, जिसकी वजह से इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि आज इंडिया जो है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो किस तरफ मूव कर रहा है? क्लीन एनर्जी की तरफ, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, जिसमें हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब ये जो मिनरल्स हैं, दीज मिनरल्स आर हैविंग लो अवेलेबिलिटी, लो अवेलेबिलिटी। अब लो अवेलेबिलिटी क्यों? बिकॉज दीज सप्लाई रिस्क एग्जिस्ट ड्यू टू रेयर अवेलेबिलिटी, डिमांड, ग्रोइंग डिमांड काफी ज्यादा है, और इनकी वैल्यू चेन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पूरी ग्लोबल मार्केट में इन मिनरल्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल डिमांड जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स की एकदम से इंक्रीज हो गई। ग्लोबल डिमांड of critical minerals increased by 400 to 600% globally. Can you imagine? Okay, so demand will increase by even more. More means 4000% तक इसकी डिमांड बढ़ सकती है। Clear? That is why these minerals are called as critical, because they are critical because world is fast shifting from fossil fuel to mineral intensive energy system. समझ में आ रहा है? तो ग्लोबल ट्रेड में भी इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर एवरीवन? तो अब इनका यूजेज हर जगह पर है। क्लियर? तो इसीलिए सप्लाई शॉक, इसीलिए ये मिनरल्स काफी ज्यादा क्रिटिकल बोले जाते हैं। और ऊपर से चाइना का थ्रेट क्या? व्हाट इज चाइना's थ्रेट? नाउ इफ आई टेल यू, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 16 क्रिटिकल मिनरल, चाइना। क्लियर? चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 16 क्रिटिकल मिनरल्स का। क्लियर? तो जो ग्लोबल प्रोडक्शन है कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम 70 to 70%। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इंडिया जो है वो अग्रीमेंट साइन कर रहा है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का आधा लिथियम प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट वर्ल्ड्स हाफ ऑफ लिथियम। समझ में आ रहा है? लिथियम। दैट मींस ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। समझ में आ रहा है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। क्लियर एवरीवन? एंड इसीलिए फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। क्लियर एवरीवन? तो इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स का यूज आज कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस, हर जगह काफी ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई है। क्लियर? और इसीलिए इंडिया ने एक, याद रखिएगा, सेटअप किया है काबिल। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर है 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का। समझ में आ रहा है? ये 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। ये इंश्योर करते हैं कि कंसिस्टेंट सप्लाई होती रहे क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, ताकि जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस, सीएमएफओ, एंड काबिल, दोनों ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू, जिससे रिलायबल सप्लाई होगी क्रिटिकल मिनरल्स की इंडिया में। समझ में आ रहा है? इवन यूके ने भी, यूके ऑल्सो अनवेल्ड इट्स न्यू क्रिटिकल मिनरल्स इंटेलिजेंस सेंटर, ताकि जो फ्यूचर डिमांड है, सप्लाई जो है, उसको मेंटेन किया जा सके। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने लॉन्च किए हैं इंटरैक्टिव मैप क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स के, जिससे ये हेल्प कर सके गवर्नमेंट्स को और आइडेंटिफाई कर सके ऑप्शंस कि किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल सोर्सेस को डाइवर्स किया जा सकता है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोबाल्ट की जब हम बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कोबाल्ट, इज लाइक आयरन। So like iron, cobalt can be magnetized also, and it is used to make magnets. Clear? So it is alloyed with aluminum and nickel, ताकि पावरफुल मैग्नेट बनाए जा सके। कोबाल्ट को यूज, कोबाल्ट का जो एलॉय होता है उसको यूज किया जाता है जेट टर्बाइंस में भी। ये याद रखिएगा, जेट टर्बाइंस में यूज किया जाता है, साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस टर्बाइन जनरेटर में यूज किया जाता है। क्लियर? हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों के लिए। क्लियर? तो ये काफी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कोबाल्ट सॉल्ट जो होते हैं उनको यूज किया जाता है पेंट, ओके,
पॉटरीज, इन सभी चीजों में, इसीलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर एवरीवन? नाउ तो काबिल मैंने आपको बताया, माइन मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड जॉइंट वेंचर कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसमें याद रखिएगा पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम नैल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, देन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, इन तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया और इनका इक्विटी पार्टिसिपेशन क्या है 40:30 ओके 30। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप जो है क्रिटिकल मिनरल्स में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जब समिट हुई थी जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन एंड अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने ही साइन किया एमओयू क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है और ज्यादा याद रखिएगा कंड्यूसिव हो जाएंगे, कोलैबोरेटिव हो जाएंगे, और इससे एक काफी अच्छा कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाया ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम बनाने के लिए वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट में है ये डील, एंड दूसरी चीज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट में वो भी बढ़ेगी। क्लियर? तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन अनदर टॉपिक, इंडिया अंटार्कटिक बिल। अब इंडिया अंटार्कटिक बिल क्या है? सो लेट मी टेल यू कि रिसेंटली लोकसभा ने ये बिल पास किया, इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022 पास इन पार्लियामेंट। अब इस बिल का मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट अंटार्कटिक एनवायरमेंट एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज इन द रीजन। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? ऑब्जेक्टिव ये है जो अंटार्कटिका है उसको डीमिलिटराइज किया जाए एंड Antarctica should be established as a zone free of nuclear test. Clear? Disposal of radio waste. Clear? And it is to be ensured that it is used for peaceful purpose only. समझ में आ रहा है? और अंटार्कटिका रीजन में इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर? तो इन सभी चीजों के लिए बिल पास किया गया। तो ये रीजन कैसा है? अंटार्कटिका कोल्ड टेरेन है and this is located in remote area that is southern hemisphere covered by Antarctic convergence. Clear? जहां पर अनइवन लाइन है लैटिट्यूड की, जहां पर कोल्ड नॉर्थवर्ड फ्लोइंग अंटार्कटिक वाटर्स मिलते हैं वार्मर वाटर्स ऑफ वर्ल्ड्स ओशन से। तो ये जो लैंडमास है काफी बड़ा है एंड विदाउट अ नेटिव पॉपुलेशन, बट थोड़ा ह्यूमन सेटलमेंट है, साइंटिस्ट है यहाँ पर, सपोर्ट स्टाफ है जो पूरे साल यहाँ पर काम करता है। क्लियर? सो जो कॉन्टिनेंट है, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यहां पर आइस शेल्व्स हैं, ओके, एंड ऑल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एडजेसेंट टू इट लॉन्ग विद ऑल आइलैंड्स। तो बेसिकली यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आइस शेल्फ, सीज एंड जो एयर स्पेस है साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन के जुरिस्डिक्शन का। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी 1959 में साइन की गई थी वॉशिंगटन में। क्लियर? दिस ट्रीटी वाज साइंड इन 1959 1 दिसंबर इन वॉशिंगटन बाय 12 नेशंस। क्लियर? जो कि एक्टिव थे, क्लियर, लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, देन चिली, ओके, देन फ्रांस, देन जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस एंड यूएसएसआर। क्लियर? तो एक चीज याद रखिएगा, दिस ट्रीटी वाज इंप्लीमेंटेड, ये साइन कब की गई? 1959, इंप्लीमेंटेड इन 1961, इंप्लीमेंटेड इन 1961 में इंप्लीमेंट की गई थी एंड दिस वाज मेड इट मैंडेटरी फॉर 54 सिग्नेटरी कंट्रीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? तो ये जो ट्रीटी है ये अप्लाई करती है एरिया ऑफ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ओके, और ये काफी इफेक्टिव ट्रीटी है। इस अग्रीमेंट के थ्रू कंट्रीज जो एक्टिव है अंटार्कटिका रीजन में वो कंसल्ट करती हैं ऑन द यूजेस ऑफ होल कॉन्टिनेंट, और कमिटमेंट भी फॉलो करना पड़ता है कि याद रखिए ये किसी भी इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड का पार्ट ना बने, पीसफुली चीजें होनी चाहिए। और इस ट्रीटी में देयर आर 14 आर्टिकल्स हैं, और आज याद रखिएगा कितने मेंबर्स हैं इस ट्रीटी के? 54 मेंबर्स हैं। और इंडिया ने भी इसी के साथ ही साथ इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम शुरू किया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। क्लियर? और
ये किसके कंट्रोल में? दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ऑफिशियली इंडिया ने एक्सीड किया अंटार्कटिका ट्रीटी को अगस्त 1983 में। क्लियर? सो नाउ अ लॉ वाज नीडेड टू प्रिजर्व द प्रिस्टीन अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। ओके, तो इसीलिए लॉ की जरूरत थी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। अंटार्कटिका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो बिल्कुल भी इन चीजों को नेग्लेक्ट ना करें। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता होता क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसलिए एक चीज याद रखिए कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है उन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए। क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ चीजें हैं इसमें। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। अब आर्कटिक पॉलिसी भी है। क्लियर? आर्कटिक रीजन जो नॉर्थ में है। सो अब आर्कटिक पॉलिसी क्या है? इंडिया एंड द आर्कटिक। ओके, ये टाइटल है जहां पर इंडिया प्रमोट कर रहा है पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं? साइंस एंड रिसर्च, क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, देन नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आर्कटिक पॉलिसी। जब हम आर्कटिक रीजन की बात करते हैं तो ये जो रीजन है ये कहां पर है? नॉर्थ पोल। क्लियर? दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज ओशन सराउंडेड बाय लैंड। अब इस ओशन को कहा जाता है आर्कटिक ओशन एंड दिस इज लाइक नो अदर ओशन ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन एंड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो लैंड सराउंड करती है वो इसे काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। क्लियर? आर्कटिक रीजन कवर करता है 8 कंट्रीज को। कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड यूएस। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए आर्कटिक रीजन में कौन सी 8 कंट्रीज आती हैं। क्लियर एवरीवन? सो अब स्टेटस क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। ओके, सो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया हैज अ रिसर्च बेस इन आर्कटिक सिंस 2008 और 2 ऑब्जर्वेटरीज हैं इस रीजन में। क्लियर? तो अभी याद रखिएगा इंडिया का जो सिंगल स्टेशन है वो है हिमाद्री। कहां पर? इन एलिसन स्वेलबार्ड नॉर्वेजियन आर्किपेलगो, जहां पर रिसर्च पर्सनल प्रेजेंट रहते हैं अराउंड 180 डेज। काफी कोल्ड प्लेस है। क्लियर? सो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग एन आइस ब्रेकर रिसर्च वेसल जिससे नेविगेट कर सके इस रीजन में। तो याद रखिएगा 2007 से इंडिया ने 13 एक्सपीडिशंस भेजे हैं आर्कटिक रीजन में एंड 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस रीजन में। क्लियर? कहा जाता है इंडिया की अराउंड 25 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट जो है वो इन्वॉल्व है आर्कटिक रिसर्च में। क्लियर? सो इंडिया का स्टेटस कैसा है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल। अब आर्कटिक काउंसिल क्या है? आर्कटिक काउंसिल एक फोरम है आर्कटिक रीजन की। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो एड्रेस करती है इश्यूज जो आर्कटिक गवर्नमेंट्स फेस करती हैं या जो आर्कटिक के इंडिजिनस पीपल हैं जो इश्यूज वो फेस करते हैं। सो एट प्रेजेंट 8 कंट्रीज दे एक्सरसाइज सोवरेनिटीज ओवर द लैंड्स विद इन द आर्कटिक सर्कल्स। तो अभी मैंने आपको 8 कंट्रीज बताई थी। तो मेंबर्स कौन है आर्कटिक काउंसिल के? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? हेडक्वार्टर कहां है आर्कटिक सर्कल का, आर्कटिक काउंसिल का? इट इज लोकेटेड इन ट्रोम्सो, नॉर्वे। ये कहां पर है? ट्रोम्सो, नॉर्वे में आर्कटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर। क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फाकलैंड इशू। क्लियर? अब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या था इस इशू का? ब्रिटेन रिजेक्टेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना दैट अफर्म बीजिंग जो है सपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना का क्लेम इन आइलैंड्स पर। ब्रिटेन ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया। समझ में आ रहा है? अब आप ये लोकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आइलैंड है दिस आइलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैल्विनाज आइलैंड। इसको हम और क्या कहते हैं? मैल्विनाज आइलैंड। क्लियर? और स्पेनिश इस्लास भी बोलते हैं, स्पेनिश इस्लास, मैल्विनास। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो दिस इज इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूके की, साउथ अटलांटिक ओशन। ये इंटरनली
सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है, किसकी? यूके की। क्लियर एवरीवन? और ये कहां पर लोकेटेड है? साउथ ऑफ अटलांटिक ओशियन। क्लियर? तो कहा जाता है दिस लाइज अराउंड 300 माइल्स टू नॉर्थ ईस्ट, 300 माइल्स टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। क्लियर? और इसका डिस्टेंस सिमिलर है, ओके, ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैगलियन। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो बेसिकली अब अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो जो कैपिटल है और जो मेजर टाउन है इस आइलैंड का वो है स्टैनले। दिस इज द कैपिटल एज वेल एज मेजर टाउन ऑफ दिस आइलैंड इज स्टैनले। क्लियर? जो कहां पर लोकेटेड है? ईस्ट फाकलैंड आइलैंड में। क्लियर? सो देयर आर आल्सो सेवरल स्कैटर्ड स्मॉल सेटलमेंट। ओके, रॉयल एयरफोर्स का बेस भी है जो कि माउंट प्लेजेंट में है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूं इस आइलैंड की, कि ये जो फाकलैंड आइलैंड है ये हमेशा से ही कॉलोनाइज था और इसको कॉन्कर किया है ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, अर्जेंटीना ने सिंस 18th सेंचुरी। ये हमेशा से कॉलोनाइज का, कॉलोनाइज सिंस 18th सेंचुरी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 1700 तक इस आइलैंड को किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया था। 1764 में दिस आइलैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस। फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया, अपनी कॉलोनी बनाई। क्लियर? तब उसी साल जब ब्रिटिश आते हैं तो वो क्लेम करने लगते हैं इस आइलैंड पर अपना, ब्रिटिश ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया तभी से। क्लियर? और यहीं से इस आइलैंड में स्ट्रगल शुरू हो गई, इसी वजह से इस आइलैंड में स्ट्रगल शुरू हो गई। सो ब्रिटिश, याद रखिएगा, ब्रिटिश ने खुद को कहां पर सेटल किया? 1765 में ब्रिटिश ने अपने आप को वेस्ट फाकलैंड आइलैंड में सेटल किया था। क्लियर? एंड इनको किसने हटा दिया था? दे वर ड्रिवन ऑफ इन 1770 बाय स्पेनिश। इनको 1770 में स्पेनिश ने हटा दिया था। क्लियर? So Spanish who had bought out the French settlement in 1767 also. तो स्पेनिश ने ये आइलैंड जो था फ्रांस से भी खरीद लिया था, ये याद रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्पेन ने अपना सेटलमेंट बनाया था ईस्ट फाकलैंड में। क्लियर? ये याद रखिएगा। फिर 1820 में क्या हुआ? 1820, तो अब 1820 की बात करते हैं। 1820 में अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट थी, अर्जेंटीना गवर्नमेंट। क्लियर? तो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस अपनी स्पेन से। ओके, 1820 अर्जेंटीना विच डिक्लेयर्ड had its independence from Spain in 1816। अर्जेंटीना ने कहा कि इस आइलैंड पर हमारी सोवरेनिटी है 1820 में। 1816 में अर्जेंटीना को स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली। 1820 में अर्जेंटीना ने क्या कहा कि ये जो आइलैंड है ये किसके अंडर में आएगा? अर्जेंटीना की सोवरेनिटी के अंडर में आएगा। क्लियर? अब इसी के बाद 1831 में क्या हुआ? 1831, अब 1831 में यूएस का वॉरशिप आया एंड यूएस वॉरशिप destroyed the अर्जेंटीना सेटलमेंट। कहां पर? जो ईस्ट फाकलैंड में बनाया था, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? यूएस वॉरशिप ने। समझ में आ रहा है? एंड फिर एक चीज याद रखिए, 1833 से क्या हुआ? 1833 से ब्रिटिश फोर्स ने अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स को वहां से निकाला। क्लियर? एंड 1841 यहां पर एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया फाकलैंड में, और 1885 में ब्रिटिश कम्युनिटी अराउंड 1800 पीपल वो सपोर्ट करने लगे इस आइलैंड को, सेल्फ सपोर्टिंग। ओके, मतलब ब्रिटिश कम्युनिटी धीरे धीरे आई। क्लियर? तो इसीलिए अर्जेंटीना ने हमेशा से इस चीज के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? जो इशू था सोवरेनिटी का कि फाकलैंड आइलैंड किसके सोवरेनिटी में आता है, ये मुद्दा कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? यूनाइटेड नेशंस में। ये इशू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन में शिफ्ट किया गया। एंड 1964 में इस आइलैंड पर काफी ज्यादा, याद रखिएगा, डिबेट हुआ था। एंड फाइनली 1965 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने यह अप्रूव किया
कि ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना को इस पर डिस्कशन करना चाहिए और एक पीसफुल सोल्यूशन लाना चाहिए। क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर। इतनी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब 1982 से क्या हुआ? 1982 में अर्जेंटीना की मिलिट्री ने इन्वेड कर दिया इस आइलैंड पर। अर्जेंटीना मिलिट्री इन्वेडेड ऑन दिस आइलैंड। क्लियर एवरीवन? एंड इसीलिए याद रखिएगा अर्जेंटीना की फोर्सेस आ गई एंड इसकी वजह से फाकलैंड आइलैंड वॉर शुरू हो गया। ये वॉर शुरू हुआ, फाकलैंड आइलैंड वॉर, जहां पर सरेंडर किया अर्जेंटीना फोर्सेस ने। कहां पर? स्टैनले में। और कौन आया था वॉर में? ब्रिटिश ट्रूप्स भेजी गई थी एंड फिर से ब्रिटिश ट्रूप्स ने फोर्सफुली इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर? एंड इसीलिए आज भी 21st सेंचुरी में ब्रिटेन ने कंटिन्यू अपने 2000 ट्रूप्स को इस आइलैंड पर मेंटेन रखा। क्लियर? तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि फिर 2009 में क्या हुआ? 2009 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिससे फाकलैंड आइलैंड की जो लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथन हुई। क्लियर? और उन्होंने अपनी राइट्स, पॉलिटिकल स्टेटस को डिटरमाइन किया। और अब चाइना क्या कर रहा है? ऐसे स्टेटमेंट से फिर से क्या होगा? कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए याद रखिए ब्रिटेन ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी हिस्ट्री इस आइलैंड की। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। दिस आइलैंड, याद रखिएगा, दिस आइलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ फाकलैंड आइलैंड आल्सो एडमिनिस्टर्ड द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। क्लियर? तो यहां पर शैग एंड क्लेयर के रॉक्स हैं। तो ब्रिटेन का पॉइंट क्या है कि ये जो आइलैंड है ये ब्रिटिश फैमिली का पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये आइलैंड किसका पार्ट है? ब्रिटिश फैमिली का पार्ट है। और इसीलिए हम इनकी राइट्स को डिफेंड करेंगे। वी विल डिफेंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। एंड चाइना को रेस्पेक्ट करना चाहिए फाकलैंड आइलैंड की सोवरेनिटी को। अर्जेंटीना क्या क्लेम करता है? अर्जेंटीना बिलीव्स दैट ये आइलैंड इलीगली इनसे ले लिया गया था 1833 में यूके द्वारा एंड इन्वेडेड द ब्रिटिश कॉलोनी इन 1982। तो ब्रिटिशर्स ने फिर ले लिया 1982 में। यूके ने अपनी ट्रूप्स भेजी जिसकी वजह से अर्जेंटीना लॉस्ट कर गया था ये वॉर। ओके, 2 months वॉर फॉर साउथ अटलांटिक आर्किपेलगो इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से अराउंड 649 अर्जेंटीना के लोगों की लाइफ भी गई थी एंड 255 ब्रिटिश सोल्जर भी, याद रखिएगा, इनकी भी लाइफ चली गई थी। तो बेसिकली अर्जेंटीना क्लेम करता है इस आइलैंड पर एंड इसीलिए यूके क्या कहता है? फाकलैंड आइलैंड्स आर सेल्फ गवर्निंग एंटिटी अंडर इट्स प्रोटेक्शन। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ another important news which was there in the newspaper, that is ZAPAD 2021। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में जिसका नाम है जापाड 2021। कहां पर? रशिया में, निज्नी रशिया। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज अ थिएटर लेवल एक्सरसाइज, ओके, ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इसका मेन फोकस क्या है? ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट। और ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी निज्नी रशिया जहां पर इंडियन कंटिंजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? तो अब कहा जाता है इस एक्सरसाइज में डजन कंट्रीज फ्रॉम यूरेशियन एंड साउथ एशियन रीजन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? तो 9 आर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इस एक्सरसाइज की। 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है? मंगोलिया, समझ में आ रहा है? मंगोलिया, देन आर्मेनिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, देन तजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान है। क्लियर? किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस। ये 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं और 8 कंट्रीज ऑब्जर्वर्स हैं। 8 कंट्रीज ऑब्जर्वर्स कौन? पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, क्लियर, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार आता है, यस म्यांमार,
उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका। क्लियर एवरीवन, ये याद रखिएगा। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज का एम क्या है, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। तो इंडिया से किसने पार्ट लिया था, नाग बटालियन ग्रुप ने, याद रखिएगा, इंडिया से नाग बटालियन ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज में। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज विल फीचर एन ऑल आर्म कंबाइंड टास्क फोर्स। तो जो याद रखिएगा, नागा रेजिमेंट है, ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, इन्फेंट्री रेजिमेंट, याद रखिएगा। सो इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज TSEN-TR। ये एक एनुअल सीरीज लार्ज स्केल एक्सरसाइज है जो रशियन आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज है, एनुअल ट्रेनिंग साइकिल एक्सरसाइज है। क्लियर एवरीवन, तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ओके, तो नागा रेजिमेंट जो है वो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। क्लियर एवरीवन, तो इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में और भी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, लाइक इंद्रा 2021। क्लियर, तो इंदिरा काफी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट ट्राई एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही पार्टिसिपेशन होता है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So these are some important topics for your prelims 2023. I hope आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोग काफी अच्छा अपने प्रीलिम्स में करिए और रिवाइज करिए मॉक टेस्ट को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे जेबीज आईएएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।